हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में डिस्कस करें। हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जलवाष्प वायुमंडल का एक अभिन्न अंग है और ये जलवाष्प हमारे मौसम जलवायु पर हर घड़ी प्रभाव डालता है। आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से समझते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जल चक्र की बात करते हैं। पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है जिस पर जल और वायु दोनों पाए जाते हैं और इन दोनों के कारण ही जलवायु, इन दोनों के कारण ही जैव मंडल बना है जिससे पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। जल चक्र, जल एक ऐसी अद्भुत वस्तु है जो इस पृथ्वी पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म्स के अंदर, तीनों अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, तरल अवस्था में भी, ठोस अवस्था में भी और गैस अवस्था में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ये सबसे पहले एक सिंपल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। देखिए, बहुत सिंपल डायग्राम से इसको प्रदर्शित किया है। हमारे इस जल चक्र की तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, दूसरी है कंडेंसेशन और तीसरी है हमारी प्रेसिपिटेशन, वर्षण की क्रिया। वाष्पीकरण, संघनन और हमारे यहाँ वर्षण की क्रिया। एक और क्रिया वाष्पीकरण के साथ साथ ट्रांसपीरेशन की क्रिया है, जो पेड़ पौधे हमारे जल छोड़ते हैं, जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में जल छोड़ते हैं। ट्रांसपीरेशन की क्रिया कहलाती है। तो इवेपो ट्रांसपीरेशन कई बार हम जोड़कर भी इसको बोल देते हैं। यानी पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि जल चक्र की तीन अवस्थाएं हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। आइए आगे चलते हैं। जलवाष्प हमारे इस वायुमंडल में अधिकतम 4% आयतन तक हो सकता है। मैक्सिमम लिमिट 4%। अगर आप 1 लीटर इस वायुमंडल से गैस लेते हैं तो उसमें अधिकतम 4% यानी कि 40 क्यूबिक सेंटीमीटर जलवाष्प हो सकता है। वो भी अधिक नमी वाले क्षेत्रों के अंदर ये संभावना रहती है। 0 से 4%। ये सबसे अधिक बदलने वाली गैस, मोस्ट वेरिएबल गैस इसको हम कहते हैं। ये तेजी से बदलने वाली गैस है, जिसका आयतन, जिसका भाग तेजी से बदलता है, इसको हम कहते हैं मोस्ट वेरिएबल गैस। इसका नाम दिया जाए। इसी जलवाष्प के कारण वर्षा, हिमपात या ओलावृष्टि, धुंध, बादल बनना, सब तरह की क्रियाएं इस जलवाष्प के कारण होती हैं। और इस पृथ्वी के ऊपर इस जलवाष्प के स्रोत कौन कौन से हैं? हमारे महासागर, हमारी झीलें, हमारे जितने भी दलदले भाग हैं, मार्शी लैंड हैं, हमारी नदियां, पेड़ पौधे और मनुष्य, जितने भी जीव जंतु हैं, इस वायुमंडल में जलवाष्प के स्रोत कहे जाते हैं। सोर्स ऑफ द वाटर वेपर्स हम इसको कह सकते हैं। आइए अब हम इस जल चक्र की पहली क्रिया को समझते हैं, जिसे हम वाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। जब भी कभी तरल रूप में जल या ठोस रूप में हिम अदृश्य जलवाष्प के अंदर बदल जाता है, उस क्रिया को हम इवेपोरेशन की क्रिया या वाष्पीकरण की क्रिया कह देते हैं। लिक्विड और सॉलिड जब वाटर वेपर्स के अंदर परिवर्तित हो जाए, इनविजिबल वाटर वेपर्स में परिवर्तित हो जाए, हम उसको इवेपोरेशन की क्रिया या वाष्पीकरण की क्रिया कह देते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करते हैं? तापमान, शुष्कता,
वायु का परिसंचरण, स्वच्छ आकाश और जल क्षेत्रों का विस्तार। कितने बड़े जल क्षेत्र हैं, ये अलग अलग 5 फैक्टर्स हैं। जितना वायुमंडल में तापमान अधिक होगा, जितनी शुष्कता अधिक होगी, जितना आकाश स्वच्छ होगा, जितना जल क्षेत्र का विस्तार अधिक होगा, उतना ही वाष्पीकरण हमारा अधिक होगा। यानी ये 5 फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाष्पीकरण की क्रिया। ये 5 फैक्टर बढ़ेंगे, अधिक होंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया भी अधिक होती है। हमारे इस पृथ्वी के ऊपर उपोष्ण कटिबंध में, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ये 5 फैक्टर फेवरेबल होते हैं, इसलिए सबसे अधिक वाष्पीकरण की क्रिया हमारी पृथ्वी के ऊपर उपोष्ण कटिबंध पर होती है, उपोष्ण कटिबंध के अंदर मिलती है। यूज कर रहे हैं आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। आर्द्रता किसे कहते हैं, ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को, नमी की मात्रा को हम आर्द्रता या ह्यूमिडिटी शब्द कहते हैं। और जब वायुमंडल में इस नमी की मात्रा अधिकतम हो जाती है, 100% हो जाती है, वायु जलवाष्प से संतृप्त हो जाती है, तो हम उसको सैचुरेटेड एयर कह देते हैं। लेकिन ये एक निश्चित तापमान पर होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ जाता है, वायुमंडल में जलवाष्प को सोखने की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। देखिए इस टेबल के ऊपर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायुमंडल में जलवाष्प सोखने की क्षमता सिर्फ 0.5 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, 5 डिग्री, 10 डिग्री और 20 डिग्री, जलवाष्प सोखने की क्षमता निरंतर बढ़ती चली जाती है। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि दोनों के अंदर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तापमान बढ़ रहा है तो जलवाष्प को सोखने की क्षमता भी इस वायुमंडल के अंदर बढ़ती जाती है। दोनों में सीधा रिलेशन कहा जाता है। अब हम इस जलवाष्प की मात्रा को, इस आर्द्रता को नापते कैसे हैं? हमारे पास 3 अलग अलग डेफिनेशंस हैं, 3 अलग अलग पैमाने हैं। पहले को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, या इसको हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में एक निश्चित स्थान पर निश्चित तापमान पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जब हम उसे ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से नापते हैं, इसको हम कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जलवाष्प को वजन के हिसाब से और आयतन को क्यूबिक मीटर के हिसाब से नापते हैं, इसको हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। लेकिन ये निरपेक्ष आर्द्रता तापमान के साथ परिवर्तित हो जाती है, तापमान के साथ बदल जाती है, तो हम इसे एक रिलायबल या बहुत अच्छा पैमाना नहीं मानते हैं। ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाती है। दूसरी है हमारे पास सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको हम प्रतिशत में नापते हैं। और ये 2 चीजें हैं। एक चीज है कि वायुमंडल में किसी निश्चित स्थान पर निश्चित तापमान पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर वायु को संतृप्त करने के लिए जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को, इट इज ए रेशो, दोनों के बीच रेशो है। इस अनुपात को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं और इसको हम परसेंटेज में नापते हैं। यह सापेक्षिक आर्द्रता तापमान के उल्टा, तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी, इन्वर्सली वेरी करती है, जबकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में सीधा है, तापमान बढ़ेगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बदलेगी। यहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वर्स रिलेशन में है तापमान के साथ, और ये बहुत जरूरी है। इसका
हमारे इस जीवन में बहुत अधिक प्रभाव है। सापेक्षिक आर्द्रता को हम अपने जीवन में बहुत अधिक प्रयोग में करते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी हम बाद में पढ़ते हैं। देन वी हैव स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की तरह ग्राम और प्रति किलोग्राम, या दोनों चीजें वेट के अंदर, ये ग्राम है और ये भी किलोग्राम है, दोनों को हम ग्राम किलोग्राम के अंदर नापते हैं, तो इसके ऊपर दबाव और आयतन का फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जलवाष्प एक गैस है और गैस के ऊपर बढ़ते आयतन का या घटते तापमान का या बढ़ते दबाव का फर्क पड़ता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नापते हैं तो दोनों चीजें ग्राम के अंदर, वजन के अंदर नापते हैं, तो इस पर इन आयतन, तापमान या इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि बराबर फर्क पड़ता है, तो ये चेंज नहीं होती है। ये एक इंडेक्स कहा जाता है और सबसे अधिक जो इंडेक्स जो हमारे जीवन में उपयोगी है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है जिसके अंदर 1 लीटर पानी या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी आ सकता है और इसके अंदर लगभग 400 सीसी पानी अवेलेबल है, यानी ये 60% खाली है। 400 सीसी है और कुल इसके अंदर 1000 सीसी पानी आ सकता है। जब आप इसका अनुपात निकालेंगे 400 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगी 40%। ये 40% वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा उपलब्ध है। ये रिलेटिव टर्म है, इसलिए हम इसका उपयोग बार बार करेंगे, इस उपयोग को हम बार बार पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट, हम इस आर्द्रता को नापने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हम 3 ये अलग अलग उपकरणों का प्रयोग करते हैं। पहला ये उपकरण है, इसको हम ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर कहते हैं, शुष्क व आर्द्र थर्मोमीटर। देखिए, ये 2 थर्मामीटर एक लकड़ी के बोर्ड पर लगे होते हैं। एक थर्मामीटर के आगे मलमल का या पतला सा कपड़ा बांधकर पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है, पानी की एक बर्तन के अंदर छोड़ दिया जाता है। यानी इस इवेपोरेशन के कारण जितना इवेपोरेशन अधिक होगा, इस वेट बल्ब का तापमान घट जाएगा, लेकिन ये हमें वायुमंडल के तापमान की सूचना देगा। दिस इज ड्राई बल्ब एंड दिस इज वेट बल्ब। इन दोनों का डिफरेंस देख के हमारे पास लैब में एक चार्ट उपलब्ध रहता है, उसमें से हम सापेक्षिक आर्द्रता को बता सकते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता गिन सकते हैं। दूसरा हमारे पास है हाइग्रोमीटर। ये क्लॉक जैसा, घड़ी जैसा हाइग्रोमीटर आपको दिख रहा है, जो सीधे सीधे आपको सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में बताता है कि इस समय 72% या 70% या 75% आर्द्रता की सूचना हमें देता है। और आजकल हमारे घरों में हमारे पास डिजिटल हाइग्रोमीटर, इस तरह का एक हाइग्रोमीटर आपके घरों में भी होगा, जो तापमान या आपको सापेक्षिक आर्द्रता को डिजिटली नाप कर बता देता है कि इस समय तापमान 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस समय पर 77% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ये अलग अलग उपकरण हैं जिनसे हम सापेक्षिक आर्द्रता को नाप सकते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में बता सकते हैं। किन किन फैक्टर्स के ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है और इसका अक्षांशों का वितरण किस प्रकार का है, इस डायग्राम से हम आपस में समझ सकते हैं कि 2 फैक्टर्स हैं। एक हमारी वायुमंडलीय तापमान और दूसरा वायु में उपस्थित नमी की मात्रा। ये 2 फैक्टर हैं जो सापेक्षिक आर्द्रता को प्रभावित करते हैं। यहां हम इस टेबल से समझ लेते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड,
ये तापमान है। इस समय निरपेक्ष आर्द्रता सभी में 7 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, लेकिन संतृप्त होने के लिए, सैचुरेशन के लिए कितनी क्षमता है वायु की, उस तापमान पर हम इस टेबल के इस वर्टिकल हमारी जो कॉलम है इसमें हम पढ़ सकते हैं। अगर इस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को इस कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास सापेक्षिक आर्द्रता आ जाएगी। समझने की बात इतनी सी है कि जैसे जैसे ये तापमान बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये तापमान बढ़ रहा है, सापेक्षिक आर्द्रता कम होती जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता और इस तापमान में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। दोनों के अंदर तापमान बढ़ रहा है और आर्द्रता हमारी कम हो रही है। दोनों के अंदर इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। अब हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो हमारी इस पृथ्वी के ऊपर अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, आप क्या पाएंगे कि सापेक्षिक आर्द्रता बहुत अधिक रहती है। हालांकि तापमान भी अधिक रहता है, लेकिन भूमध्य रेखीय प्रदेशों में बादल छाए रहते हैं। हर रोज वर्षा होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल रोज होती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर हमारे सापेक्षिक आर्द्रता 80% और उससे भी अधिक हो जाती है। लेकिन 10 डिग्री से 30 डिग्री तक जाते हुए उपोष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के पास जाते हुए हमारी सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है और फिर धीरे धीरे उच्च अक्षांशों की ओर जाते हुए ये आर्द्रता बढ़ने लग जाती है। यानी सबसे कम आर्द्रता जो हमें वायुमंडल में मिलती है वो उपोष्ण कटिबंध के अंदर मिलती है, लेकिन इस पर ऋतुओं का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे भूमध्य रेखा से जब सूर्य उत्तरायण होता है, जून जुलाई में कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, स्थानांतरित हो जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है और जनवरी के अंदर हमारी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। तापमान से उल्टा रिलेशन है। तो जैसे जैसे सूर्य स्थानांतरित होता है, हमारी इस सापेक्षिक आर्द्रता के ऊपर भी फर्क पड़ता है, सापेक्षिक आर्द्रता पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। आइए, यह आर्द्रता हमारे इस वायुमंडल में किस तरह से तापमान को संतुलित करती है। अगर आपको याद हो, हमने इंसोलेशन वाले चैप्टर में ये बात की थी कि जलवाष्प इस पृथ्वी के ऊष्मा बजट को प्रभावित करते हैं। किस तरह प्रभावित करते हैं, यहां मैं आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ये जलवाष्प इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ा भी देते हैं। ये भी बात, जब भी आप ग्रीन हाउस गैसेस की बात करेंगे तो जलवाष्प भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस कही जाती है, क्योंकि वो इंफ्रारेड किरणों को एब्जॉर्ब करने में सक्षम है। अब देखिए, यहां पर एक नई टर्म है, इसको हम यूज कर रहे हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट, इसको हम कह देते हैं। देखिए कि जल का तापमान तो वही है, लेकिन जल की जो स्टेट ऑफ मैटर है, जल से गैस या जल से ठोस हिम बन जाए, ऐसी स्थिति के अंदर उसकी लेटेंट हीट बदल जाती है, उसकी ऊष्मा बदल जाती है। आइए इस डायग्राम से समझते हैं। ये जल की बूंदें हैं तरल के रूप में, इधर गैस स्टेट वेपर्स के रूप में, और इधर हिम हमारी। देखिए, जल से जलवाष्प बनने के लिए 607 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम जल को जलवाष्प में बदलने के लिए 607 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, और इसी 1 ग्राम जल को हिम बनने के लिए इसमें से 80 कैलोरी ऊर्जा माइनस करनी पड़ती है। एक तरफ ऐड करनी पड़ती है और एक तरफ माइनस करनी पड़ती है, घटानी पड़ती है। इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं।
वायुमंडल में जब भी वाष्पीकरण की क्रिया होती, जब भी इस आइस से, बर्फ से जलवाष्प बनेगा या जल से जलवाष्प बनेगा, ऊष्मा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, प्लस एब्जॉर्ब कर ली गई। लेकिन उल्टी प्रक्रिया में जब भी कभी बादल बनेंगे, वेपर से बादल बनेंगे या वेपर से जल की बूंदें बनेंगी, तो इसके अंदर ऊष्मा वायुमंडल के अंदर छोड़ दी जाएगी। यानी जल चक्र से इस पृथ्वी का ऊष्मा बजट पर यह प्रभाव पड़ता है। जब भी कभी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, जल की फॉर्म बदलती है, लेटेंट हीट इस वायुमंडल में ऊष्मा का संतुलन बनाए रखती है, तापमान का संतुलन बना रहता है। यह हमारी इस पृथ्वी पर इस जल चक्र का एक महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। ये प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज है।